हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका है उनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, और जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम आने वाली शिफ्ट्स में है तो आप लोग बिल्कुल घबराओ मत। पेपर इजी ही आ रहा है। 13 से 15 क्वेश्चन तो नॉर्मली सब सही करके आ रहे हैं। यस, ये बात है कि 3 से 4 क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हैं। ट्रिकी भी बोल सकते हो, थोड़ा कैलकुलेटिव भी बोल सकते हो, लेकिन जिसके पास टाइम बच रहा है वो भी कर रहे हैं। तो इसलिए घबराओ मत, पेपर डुएबल है और आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उसी तरीके से आने वाली शिफ्टों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, 50 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो गिवन है 42,000। 50 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें गिवन दिया हुआ है 42,000। और उसने कहा है कि जब उनको बेचा गया है, सेल किया गया है, तो उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो इक्वल है किसके, प्रॉफिट है जो वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स के। देखो, 50 आर्टिकल्स को 42,000 में उन्होंने खरीदा है, और जब बेचा गया है तो 50 आर्टिकल्स को सेल करने पे 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकालो, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। भाई, एक चीज मैंने पिछली वीडियोस में और लगभग हर एक सेशन में बताई हुई है कि प्रॉफिट या लॉस हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास क्वांटिटीज सेम हो जाएं। क्वांटिटी सेम है तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो डायरेक्ट। अब ध्यान से देखना, कितने आर्टिकल खरीदे गए हैं, 50 आर्टिकल। 50 आर्टिकल खरीदे हैं तो 50 बेचे होंगे तभी प्रॉफिट निकलेगा। ये वाली चीज क्लियर है। तो बस ये चीज याद रखो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आता है, यही चीज होती है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान से समझना, 50 आर्टिकल का अगर खरीदा गया है तो 50 आर्टिकल ही बेचे गए होंगे। तो 50 का सेलिंग प्राइस जो है उसमें से माइनस कर दो 50 का कॉस्ट प्राइस, तो यही चीज हमारी क्या बन जाएगी, प्रॉफिट बन जाएगी। और प्रॉफिट उसने किसके बराबर दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स के, यानी 10 एसपी के। सारा गेम सिर्फ इस एक लाइन पे टिका हुआ है। अगर ये लाइन आपको पता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि भाई जितना आर्टिकल खरीदा गया है उतने ही बेचोगे तभी प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा, तो फिर ये कॉन्सेप्ट है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। 50 के सेलिंग प्राइस में से 50 का कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट है वो उसने लिख कर दिया किसके बराबर है, 10 के सेलिंग प्राइस के, तो 10 एसपी के बराबर कर दिया। एसपी का डाटा एक तरफ, सीपी का डाटा एक तरफ। ये 10 एसपी इधर आकर माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, 40 एसपी इज इक्वल टू 50 सीपी। 40 एसपी इज इक्वल टू 50 सीपी। तो यहां से एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना, मुझे ये पता चल गया कि 40 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस जो है वो 50 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो भाई उसने एक डाटा तो हमें स्टार्टिंग में दे दिया था ना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स कितना है, 42,000। तो यानी ये 40 का सेलिंग प्राइस 50 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, मतलब ये वैल्यू भी 42,000 के बराबर ही होगी। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अगर 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 42,000 है तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते क्या, 42,000 अपॉन 40 कर दो, जीरो से जीरो कट गया, 4 के टेबल में उड़ा दो इसको, 414 4520 400। तो याद रखना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई जितना आर्टिकल आपने खरीदा है उतना ही बेचोगे तभी प्रॉफिट या लॉस निकल सकता है। वहां से मुझे ये मिल गया कि 40 का सेलिंग प्राइस 50 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 50 का कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में ही गिवन दिया हुआ था 42,000, तो सीधे उसको 42,000 के बराबर कर दिया। 40 का सेलिंग प्राइस इतना है तो एक का कितना हो जाएगा, 42,000 अपॉन 40,
1050, 1050 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 9:7। मिल्क और वाटर, कोई मिक्सचर है हमारे पास, उसमें मिल्क और वाटर की रेशियो दी हुई है कितनी, 9:7। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। मिक्सचर था 9:7 में था, उसमें से 16 लीटर हमने निकाल दिया और उसमें क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। रिप्लेस्ड बाय वाटर लिखा है। ठीक है, जितना निकाला है 16 लीटर, उतना ही 16 लीटर हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इन एडिशन ही अगेन एडेड 20 लीटर ऑफ वाटर। ये रिप्लेस करने के बाद की स्टोरी है कि उसने क्या किया, रिप्लेसमेंट के बाद 20 लीटर और ऐड किए हैं पानी के। तो बाद में जो मिल्क और वाटर का रेशियो बना लास्ट में, वो कितना बन गया, 3:5। आपसे पूछा है इनिशियल अमाउंट ऑफ मिक्सचर बताओ कितना था। तो भाई ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है आप लोगों का। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की रेशियो दी हुई है, मान लो 3:5। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की रेशियो दी हुई है 3:5। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर मैं इस मिक्सचर में से मान लो इस मिक्सचर में से मैं निकालता हूं 16 लीटर मिक्सचर, इस मिक्सचर में से मैंने 16 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। तो भाई इस 16 लीटर में कुछ पार्ट मिल्क होगा, कुछ पार्ट वाटर होगा। तो कितना मिल्क होगा और कितना वाटर होगा ये कैसे पता लगेगा? तो याद रखना कि जिस रेशियो में हमारे पास सामान होता है, तो अगर आप कोई चीज निकाल रहे हो तो वो चीज भी उसी रेशियो में निकलती है। यानी इस 16 में से जो मिल्क और वाटर निकलेगा वो भी किस रेशियो में निकलेगा, 3:5 में। यानी यहां 3 और 5 टोटल कितना बन रहा है, 8। अगर 8 लीटर निकालते तो 3 लीटर मिल्क निकलता, 5 लीटर पानी निकलता। लेकिन 8 की जगह आपने कितना यूनिट निकाल दिया है, 16 लीटर। तो 8 से 16 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो वही चीज यहां भी कर दो। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लीटर ये निकल जाएगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लीटर ये निकल जाएगा। तो एक चीज याद रखना कि जितना लीटर आप निकाल रहे हो वो भी उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में मिल्क और वाटर पड़ा होता है। 3:5 में था, टोटल 8 बन रहे थे, 8 की जगह हमने 16 लीटर निकाला है, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स कर दिया, 6 लीटर मिल्क निकला, 10 लीटर वाटर निकला। ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट यूज होना था हमारे इस वाले क्वेश्चन में। अब कैसे यूज होना है वो ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले मिल्क और वाटर की रेशियो दी हुई है 9:7। रेशियो में अगर कभी भी वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो रेशियो को पहले वैल्यू बनाना पड़ेगा। और वैल्यू कैसे बनाते हैं, एक्स लगाकर। ध्यान से समझते रहना इस क्वेश्चन को। मिल्क आ गया, वाटर आ गया। सबसे पहले मिल्क कितना था, 9x, वाटर कितना था, 7x। मिल्क और वाटर कितने थे, 9x और 7x। अब वो कह रहा है कि 16 लीटर निकाला है, तो इस 16 लीटर में कुछ पार्ट मिल्क होगा, कुछ पार्ट वाटर होगा। ध्यान से समझते रहना। तो मिल्क और वाटर कितना होगा, तो 9:7 में ही होगा। मिल्क और वाटर हमारा किस रेशियो में होगा, यहां पर 9:7 में। तो यहां टोटल कितने बन रहे हैं, 16। और निकाले कितने हैं हमने, 16 लीटर ही निकाले हैं, यानी 1 टाइम है। तो इसका मतलब 9 लीटर और 7 लीटर, 9 लीटर मिल्क निकल गया, 7 लीटर वाटर निकल गया। यानी ये जो 16 है इसमें हमारे पास मिल्क कितना निकल गया, 9 लीटर मिल्क निकल गया, और वाटर कितना निकला है, 7 लीटर वाटर निकल गया। बताओ ये वाला स्टेप क्लियर हो गया।
सिंपल सा जो 16 लीटर निकाले थे उसमें मिल्क और वाटर को हमने अलग अलग कर लिया, तो मिल्क निकल गया 9 लीटर, वाटर निकल गया 7 लीटर। ये फर्स्ट पार्ट है। अब अगले पार्ट में देखो भाई, इसको रिप्लेस किया है, किससे किया है? वाटर से। तो यहां टोटल 16 लीटर निकाल दिया ना, तो 16 लीटर पानी ऐड भी तो किया है उसने। तो ये अगर निकल रहा है तो इसमें 16 लीटर पानी हम ऐड करेंगे। पानी ऐड कर रहा है इसलिए मैं वाटर वाली साइड पे लिख रहा हूं, ठीक है, मिल्क में नहीं डाला। 16 लीटर पानी ऐड कर दिया। अब वो कह रहा है कि इस प्रोसेस के बाद हमने 20 लीटर पानी और डाला है, तो 20 लीटर पानी और ऐड कर दो। सारा प्रोसेस यहां खत्म हो गया। भाई ध्यान से समझना, पहले 9x 7x 16 लीटर निकाला था, तो 16 लीटर में 9 मिल्क निकला, 7 वाटर निकला। तो 16 अगर माइनस किया तो 16 रिप्लेस किया तो ऐड भी तो करेंगे वाटर से, तो 16 ऐड हो गया। और 20 लीटर पानी बाद में भी ऐड हुआ है तो प्लस 20 आ गया। और ये पूरा ड्रामा होने के बाद, हमारे पास मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी बच रही है? भाई रेशियो हो गई है 3:5। तो यहां से क्या आप लोग x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, बस ये वाला डाटा लिखना था। अब ध्यान से देखो, यहां से ये चीज हो गई हमारे पास 9x माइनस 9 अपॉन ये हो गया 7x, और ये 9 प्लस का प्लस 20 प्लस का 29 इज इक्वल टू 3/5। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 45x माइनस 45 इज इक्वल टू 21x प्लस 87। x वाला डाटा एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, 21 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 24x इज इक्वल टू, और 45 उधर प्लस हो जाएगा तो 132। तो यहां से हमारे पास भाई देखो आ गई x की वैल्यू, क्या आ गई? 132 अपॉन 24। x की वैल्यू आ गई 132 अपॉन 24। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? तो उसने कहा है क्वेश्चन में इनिशियल क्वांटिटी। ध्यान रखना, इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? 9 और 7 16x है इनिशियल क्वांटिटी। तो बस इनिशियल निकाल लो। इनिशियल है हमारे पास 16x, यानी 16 इंटू 132 अपॉन 24। 8 के टेबल में ये 2 पे कट जाएगा, ये 3 पे कटेगा। 3 के टेबल में 3 4 12, 3 4 12, यानी 88 लीटर्स हमारे पास ओरिजिनल मिक्सचर था। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था एज सच, बस ये रिप्लेसमेंट वाले का ध्यान रखना था पूरे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। बस ये ध्यान रखना कि जब रिप्लेसमेंट होती है तो जितना पार्ट निकल रहा है वो उसी रेशियो में निकलता है जो पहले वाले मिक्सचर में होता है हमारे पास, ठीक है। तो पहले 9x 7x, इसमें से 16 लीटर निकाले थे तो 9 मिल्क निकला, 7 वाटर निकला। फिर निकाला है तो रिप्लेस किया गया है तो प्लस 16 अलग, और उसके बाद 20 लीटर और डाला गया। उसके बाद की रेशियो थी, x की वैल्यू निकाल दी, पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे, इससे पहले बाकी के क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना इस टाइप का है, और मैं फिर बता रहा हूं सब लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बहुत ध्यान से निकालना सीख लो। क्वेश्चन आ रहे हैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट के ऊपर, और आपको ये आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में तो ये हर साल आए हैं क्वेश्चन इस पे, तो याद रखना ये वाला पैटर्न आप लोग सीख लो। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। उसने लिखा है 5 1/5.28 का बार दिस एंड x आर इन प्रोपोर्शन। भाई आर इन प्रोपोर्शन आ गया, आर इन प्रोपोर्शन आ गया, मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। वो वाले फ्रैक्शन में लेकर आना है चीजों को। याद रखना आर इन प्रोपोर्शन है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी का कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा, उसने पूछा है 3.5x की वैल्यू बताओ।
तो x की वैल्यू तो तभी निकालोगे ना 3.5x की, जब x पता होगा। ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 5 1/5 को, तो ये हमारा बनेगा 5 5 25 26/5। पहला पार्ट ये बन गया। अच्छा, दूसरा पार्ट ये भी सॉल्व करना भाई बताया हुआ है। ये कैसे आएगा? 28 में से हम माइनस करेंगे वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं होता है, तो -2 अपॉन, एक के ऊपर बार है तो 1 9, जिसके ऊपर नहीं है तो उसका 0। अच्छा, इसका आगे का भाई क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले राइट साइड से 3 का पेयर बनाओ, राइट साइड से 3 का पेयर बनाओ, और जो अब बच गए हैं उनको अलग कर दो। तो मुझे बताओ कि लास्ट में क्यूब, कौन से नंबर के क्यूब करने पे लास्ट में 6 आता है? तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, क्यूब में हर एक डिजिट का यूनिट प्लेस अलग हो जाता है। तो अगर लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 सिर्फ एक नंबर के क्यूब में आता है, वो आता है सिर्फ 6 में। ठीक है, और 46 से छोटा क्यूब कौन सा है हमारा? तो भाई 3 का क्यूब होता है 27, 4 का चला जाता है 64, तो हमें तो उससे नीचे वाला लेना है। तो इससे छोटा वाला कौन सा होगा? 3 का होगा। 36 इसका क्यूब रूट बनेगा हमारा। कुछ नहीं करना था, 3 का पेयर बनाओ, लास्ट डिजिट देखो 6 किस में आता है? 6 में। इससे छोटा क्यूब किसका होता है? 27 का। कौन से नंबर का? 3 का। बस। अच्छा, और लास्ट नंबर है हमारे भाई x। अब इसको पुट कर दो, ये हो गया हमारे पास 26/5 होल अपॉन, ये कितना बन रहा है? 26/90 इज इक्वल टू 36/x। यही है चीजों में। अब यहां से ध्यान से देखना, ये 26 तो कट गया, 90 चला जाएगा ऊपर, तो 90/5 इज इक्वल टू 36/x। 5 इसको कट कर देगा कितने पे? 18 पे, और 18 इसको कट कर देगा कितने पे? 2 पे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2 आ गई। और x की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो आपसे पूछा क्या था भाई? 3.5x तो पूछा था, तो वैल्यू निकाल लो 3.5x की। 3.5 इंटू 2, और 3.5 का डबल कितना होता है? 7 होता है। तो कुछ नहीं करना था, आर इन प्रोपोर्शन का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, A/B इज इक्वल टू C/D, वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा। और क्यूब रूट निकालना आना चाहिए भाई, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा टाइमली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल इंटरेस्ट का, ध्यान रखना, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज करता है, पता नहीं क्यों लोगों को। ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 45% इन 18 ईयर्स। 18 साल में 45% हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट। आपसे पूछा है कि कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स इक्वल टू प्रिंसिपल। मैंने जब सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करवाए हैं तो हमेशा एक चीज बताई है कि प्रिंसिपल को हमेशा हम अपनी तरफ से क्या मानकर चलते हैं? 100% मानते हैं। प्रिंसिपल को हम हमेशा अपनी तरफ से क्या मानकर चलते हैं? 100%। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है? 18 साल में मिल रहा है 45%। सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 18 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 45% का। तो अगर 18 साल में 45% है, वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई इसको 100% होने में कितना टाइम लगेगा, इक्वल टू प्रिंसिपल। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं देखूं, मैं डायरेक्ट यहां से 100 पर तो जा नहीं सकता, 9 से अगर डिवाइड कर दूं, ध्यान से सुनते रहना, मैं डिवाइड कर रहा हूं दोनों साइड 9 से, तो ये हो गया 2 साल का मेरा इंटरेस्ट कितना बना? 5% बन गया। 2 साल का मेरा इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 5%। और मुझे बनाना कितना है? 100। यहां से मैं 100 जा सकता हूं, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 20 से। इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 40 साल लगेंगे, और 40 साल के बाद जो होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, सिंपल 18 साल में 45% है, 9 से डिवाइड किया दोनों साइड, 2 साल में 5% था, मुझे 100% बनाना था, 20 से इधर मल्टीप्लाई किया, 20 से इधर कर दी। अगर मान लो ये वाली चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही है,
तो 45% अगर आपको मिल रहे हैं 18 साल में, तो 1% मिलने में कितना टाइम लगेगा? 18/45। और मुझे चाहिए कितना? 100%। तो 100% में कितना लग जाएगा? 18/45 इंटू 9 के टेबल में ये 2 पे, ये 5 पे, 5 इसको कट कर देगा 20 पे, 40 साल लगे। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है उससे निकाल लो। ये वाला इजी लगता है, ठीक है, लिंक बना सकते हो, ये भी ठीक है। अगर आपको बेसिक से जाना है तो यूनिट मेथड से कर सकते हो, ये भी सही है। दोनों से सेम ही आंसर आना है और ऑलमोस्ट टाइम भी इक्वली लगना है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस जैसे बनते हैं ना पैसेज टाइप, वैसा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं यहाँ पे। तो आने वाली शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, हमें स्टूडेंट्स के रिव्यूज मिले कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं ले आया हूं, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से और देख कर जाना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सैलरी ऑफ अ मैन इज 12,000। एक आदमी है, उसकी सैलरी दी हुई है 12,000 रुपए। वो 50% रेंट पे खर्च करता है। अब एक वर्ड याद रखना सब लोग, एक वर्ड यूज हो रहा है, ऑफ द रिमेनिंग। ऑफ द रिमेनिंग का मतलब होता है क्योंकि जो बच गया पैसा, जो पहला 50% निकला है रेंट पे वो तो चला गया, उसके बाद का जो 50% बचा है उसमें से कितना कितना निकल रहा है? तो भाई 50% ट्रांसपोर्ट पे निकला, 25% मूवीज पे निकला, 10% स्पोर्ट्स पे निकला। ठीक है, और बाकी का अमाउंट वो सेव कर रहा है अपने पास। आपसे ये 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। यहां तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, एक डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले उसकी सैलरी दी हुई है, सैलरी दी हुई है कितनी? 12,000। ठीक है, उसके बाद कितना कितना खर्च कर रहा है? 50% रेंट, 50% ट्रांसपोर्ट, 25 मूवीज, 50% गया रेंट पे, जो बच गया उसमें से 50% गया, 50% गया ट्रांसपोर्ट पे, फिर 25% गया मूवीज पे, और उसके बाद उसने कहा है कि 10% स्पोर्ट्स पे। ठीक है, फिर 10% स्पोर्ट्स पे, बाकी का पैसा सेव कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान से देखना, सबसे पहले तो ऑफ द रिमेनिंग, ये वर्ड सब लोग अपने दिमाग में फिक्स कर लो। ऑफ द रिमेनिंग उसने सिर्फ एक बार लिखा है, ऑफ द रिमेनिंग सिर्फ एक बार लिखा है, बाकी किसी के साथ ऑफ द रिमेनिंग नहीं है। तो जब ऑफ द रिमेनिंग या आउट ऑफ विच नहीं लिखा होता तो हम क्या करते हैं? टोटल खर्चा ही निकालते हैं एक साथ, अलग अलग इनको नहीं निकालते, इनका एक साइड कंबाइंड खर्चा निकालते हैं। कैसे निकालना है ध्यान से देखो। अगर ऑप्शन क्वेश्चंस में देखो क्या क्या पूछ रहा है, सेविंग्स निकालनी है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन मूवीज निकालना है, फिर बाकी का क्वेश्चन है। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। अगर मुझे निकालना है सेविंग्स का, कि सेविंग्स कितनी होंगी, तो ध्यान से देखो, मैंने आप सभी को एक सिंगल लाइन लिखना सिखाया हुआ है। मैंने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में भी करवाया है, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में भी करवाया है, मशीन वाले में भी करवाया है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस थे सभी में मैंने कहा था एक सिंगल लाइन में आंसर निकाला करो। अब ध्यान से देखना वो लाइन लिखनी कैसे है। सबसे पहले सैलरी कितनी है? 12,000, सैलरी हो गई 12,000। ठीक है, उसके बाद 50% रेंट पे चला गया। 50% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 50% हमारे पास कितना होता है भाई? 50% होता है 1/2।
मतलब दो में से एक पार्ट उसने रेंट पे दे दिया, तो बच कितना गया? तो बच भी तो 1/2 ही गया होगा। दो में से एक चला गया तो एक ही बचा। तो मुझे वो वाला पार्ट लिखना है जो बच रहा है, क्योंकि मुझे सेविंग्स निकालनी है। तो 12,000 में से 50% खर्च हो गया, तो 50% ये वो है जो सेव हुआ है, याद रखना। ठीक है, इसमें से वो कितने निकाल रहा है? तो जो बच गया है 50%, भाई यहां ऑफ द रिमेनिंग नहीं है, तो इनका टोटल देखो। ऑफ द रिमेनिंग नहीं लिखा है तो इनका टोटल देखो। 50% उधर गया, 25 इधर गया, 10 इधर गया, तो 50 और 10 30, 60, 60 और 25, 85% टोटल खर्च हो गया। जो बच गया था 50%, उसका भी 85% अगर खर्च हो गया है, तो सेव कितना हुआ होगा? 15% की सेविंग हुई होगी। यही एक सिंगल स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ऑफ द रिमेनिंग लिखा होता, मैं सबको अलग अलग करके लिखता, लेकिन उसने ऑफ द रिमेनिंग सिर्फ एक बार लिखा था स्टार्टिंग में। इन तीनों के साथ कुछ नहीं है, तो फिर मैं इन तीनों का टोटल देखूंगा कि टोटल कितना खर्चा निकल रहा है। तो भाई टोटल 85% अगर निकल गया तो बच कितना गया? 15% बच गया। और यही जो चीज होगी ये हमारी क्या आ जाएगी? सेविंग्स आ जाएंगी। अब निकाल लो सेविंग्स। तो 2 0 से 2 0 ये कट गए, 2 के टेबल में 60 पे ये कट गया, 15 × 6 कितना हो गया? 90, यानी 900 रुपए वो क्या कर रहा है? सेव कर रहे हैं। याद रखना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, जाली सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। 50% रेंट वाला हटा दिया तो 1/2 हट गया, तो 1/2 रह गया, ये वो पार्ट है जो बच गया। उसमें से भी 85% उसने खर्च कर दिए हैं, तो जो 15% बचे हैं वही सेविंग्स है, वो मैंने निकाल ली, कितनी है? 900। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई उसकी सेविंग्स बताओ। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया कि सेविंग्स कितनी है? 900 रुपए। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन मूवीज। मूवीज पे कितने रुपए खर्च कर रहा है? ध्यान से समझना। अब सबसे पहले मूवीज पे खर्चा निकालना है। सबसे पहले तो उसकी इनकम टोटल कितनी थी? 12,000। 12,000 में से वो पहले रेंट निकाल रहा था, जो 50% हट गया, वो मूवीज का तो खर्चा नहीं है, तो वो रेंट हटा दो। तो 1/2 हटा दिया तो बच कितना गया? 1/2, यानी 12,000 में से सिर्फ आधा जो पैसा है वो बचा है। तो मूवीज पे कितना खर्च कर रहा था? 25%। इस बार मैं ये नहीं देख रहा कि बचा कितना रहा है, इस बार उसने मुझसे खर्चा पूछा है। तो मूवी पे अगर 25% खर्च कर रहा है, तो इस वैल्यू का 25% निकाल दो, यही खर्चा है मूवीज पे, और इसको कैलकुलेट कर लो। तो यहां से ध्यान से देखना, 25 इसको कट कर देगा 4 पे, 2 इसको कट करेगा 6,000 पे, और 4 पे ये कट जाएगा 1,500 पे। तो मतलब मूवी पे जो उसका खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1,500 रुपए। तो इस पार्ट में ये ध्यान रखना कि हमें सेविंग्स नहीं निकालनी थी, खर्चा निकालना था। तो सबसे पहले 12,000 में से जो 50% रेंट पे चला गया, उसका तो मूवीज से कोई लेना देना नहीं है, तो वो हटा दो। बच कितना गया? उसका हाफ बच गया। जो बचा हुआ हाफ था उसका 25% मूवीज में जा रहा था, तो मैंने बचे हुए हाफ का 25% निकाल दिया, ये मूवीज में चला गया। तो मूवीज का हमारा खर्चा कितना आ रहा है? 1,500 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों ही पार्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि इनकम इंक्रीज हो रही है 50% से। डाटा देखते रहना सब लोग, ये ना मैं नोट डाउन कर लेता हूं अगले वाले पार्ट में। इनकम 50% बढ़ रही है, रेंट 20% बढ़ा है, ट्रांसपोर्ट 10% बढ़ा है। ठीक है भाई, इसके लिए ना नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। सी वाले में जो इनकम इंक्रीज हुई है, इनकम इंक्रीज हो रही है
50% से, ठीक है। फिर रेंट इंक्रीज हो रहा है 20% से, ठीक है। और तीसरी चीज क्या इंक्रीज हो रही थी हमारे पास? ट्रांसपोर्टेशन 10% से। वाइल द अदर एक्सपेंसेस रिमेन द सेम, बाकी का खर्चा याद रखना, बाकी का खर्चा सेम है। बाकी का खर्चा मतलब मूवीज पे और स्पोर्ट्स पे, इन दोनों का उतना ही खर्चा है जितना पहले हो रहा था। तो ठीक है, बाकी का खर्चा सेम है, बस इन पे इंक्रीज हुआ है, ट्रांसपोर्ट पे 10%। और आपसे पूछा न्यू सेविंग बताओ कितनी होगी, तो ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज याद रखना, वैल्यू ऑफ न्यू सेविंग पूछा है, वैल्यू पूछ रहा है, तो परसेंटेज के टर्म्स में अब जाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सबकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी अलग अलग। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ट्रांसपोर्ट 10% बढ़ गया ना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो बढ़ा वो बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है हमारा 10% से, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मैं डाटा को ना सबको सिंक करके लिख लेता हूं कि ओल्ड डाटा एंड न्यू डाटा, ठीक है। इसमें क्या क्या था हमारे पास? पहले तो था इनकम, फिर हमारे पास था रेंट, फिर हमारे पास था ट्रांसपोर्टेशन, फिर हमारे पास था मूवीज, फिर हमारे पास था स्पोर्ट्स। ये सारे डाटा गिवन थे, ठीक है। इसके हिसाब से अगर चलते हैं तो भाई ओल्ड इनकम हमारी कितनी थी? तो भाई ओल्ड इनकम थी 12,000। अब इनकम इंक्रीज हो रही है कितना? 50%, 50% बढ़ गई। तो 12,000 का 50% कितना होगा? 6,000 होगा। 12,000 का 50% कितना हो जाएगा? 6,000। तो अगर इसमें 6,000 बढ़ गया तो हमारे पास नई इनकम कितनी हो गई है? 18,000। पहला डाटा डन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है, ठीक है। रेंट वो कह रहा है 20% बढ़ा। अब ध्यान से समझो, पहले रेंट कितना था? 50%, सैलरी का 50% रेंट था पहले। 50% मतलब 6,000 हम रेंट ही पे कर रहे थे पहले के केस में। तो अगर यहां वाले में देखोगे कि रेंट पहले हम 50% पे कर रहे थे, मतलब 6,000 तो हमने रेंट पे कर दिया था, और रेंट अब कितना इंक्रीज हो रहा है? 20% से। तो 6,000 का 20% कितना होगा? 10% कितना होगा? 600। और 20% कितना हो जाएगा? 1,200। तो यानी यहां ये कितना इंक्रीज हो रहा है? 1,200 रुपए। रेंट कितना हो गया? 72। यहां तक क्लियर है? पहले रेंट 50% तो पूरा का पूरा रेंट पे जा रहा था, तो 12,000 इनकम थी, 50% रेंट पे चला गया, तो 6,000 वैसे का वैसे ही निकल गया। रेंट इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो इसका 10% होता है 600, 20% होगा 1,200। 1,200 अगर इंक्रीज कर दो तो रेंट कितना हो गया? 7,200 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। ट्रांसपोर्ट पे पहले कितना खर्चा हो रहा था? तो भाई पहले वाला खर्चा ट्रांसपोर्ट पे अगर मैं निकालूं तो 12,000 इनकम थी, उसमें से रेंट हटा दो पहले, तो रेंट हटा दिया तो 1/2 हट गया, तो 1/2 बचा। उस 1/2 का ट्रांसपोर्ट कितना खर्चा कर रहा था? 50%। मतलब कि इस जो वैल्यू बची है इसका 50% तो अकेला ट्रांसपोर्ट खर्च कर रहा था। तो इस पूरी वैल्यू का 50% ट्रांसपोर्ट पे खर्च था, तो हटा दो उसको। ये कट जाएगा कितने पे? 2 पे। और 4 इसको कट कर देगा कितने पे? 3,000 पे। यानी जो 6,000 हमारे पास बचा था रेंट हटाने के बाद, उसमें से भी 50% ट्रांसपोर्ट ले गया, तो 6,000 में से 3,000 तो ट्रांसपोर्ट में चला गया, ठीक है।
याद रखना ये 50% में से 3 पार्ट्स निकाले हैं मैंने, तो इसमें से 50% एक निकाला है, 25% एक निकाला था और 10% एक निकाला था। तो इसका 50% निकल गया, मतलब 3000 निकल गए। अब ट्रांसपोर्ट 10% से बढ़ रहा है, 10% मतलब इसका 10% कितना होगा, 300। 300 बढ़ रहा है, तो चीज कितने की हो गई, 3300। इधर तक डन है। अब ध्यान से समझना, उसने कहा है कि भाई मूवीज और स्पोर्ट्स का खर्चा उतना ही है जितना पहले था। तो ध्यान से समझो, मूवीज का खर्चा कितना था, 25%। तो मतलब 12,000 पे जो हमने रेंट हटा दिया था, उसका 25% हमारा खर्चा था मूवीज पे। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं 4 पे, 4 इसको कट कर देगा 3000 पे, और 2 इसको कट कर देगा 1500 पे। तो हम पहले मूवीज पे कितना खर्च कर रहे थे, 1500 रुपए, ठीक है। और स्पोर्ट्स पे कितना कर रहे थे, 10% स्पोर्ट्स पे खर्च कर रहे थे। तो स्पोर्ट्स का 10% भी निकाल लो, तो 12,000 में से पहले रेंट हटा दिया, जो बचा था उसका 10% स्पोर्ट्स पे गया, यानी 10/100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, और 2 ने इसको कट कर दिया 600 हमारा स्पोर्ट्स में। याद रखना, इसी तरीके के क्वेश्चन में लोग कह रहे हैं कि भाई पेपर टफ हो रहा है। टफ नहीं हो रहा है, सिर्फ कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी। और अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना, ये तो समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में परसेंटेज निकालने में हार्डली बता रहा हूं 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो याद रखना, ये क्वेश्चन इजी है, एज सच टफ नहीं है, बस मुझे सबकी वैल्यूज निकालनी है। अब यहां से उसने कहा था भाई खर्चा बाकियों का सेम ही है, ये 1500 है, ये 600 है, तो ये सेम है और ये भी सेम है। तो ये हो गया 1500, ये हो गया 600। आपसे पूछा है नई सेविंग बताओ कितनी होगी, तो भाई नई सेविंग का देख लो। अगर मैं बात करता हूं सेविंग्स की, तो ये मेरी इनकम है, इसमें से मुझे ये खर्चा माइनस करना पड़ेगा। इनकम में से खर्चा माइनस करूंगा तो न्यू सेविंग्स आ जाएंगी। अब मुझे एक बात बताओ, यहां 300 रुपए बढ़ रहे हैं, यहां पे बढ़े हैं 1200, 1200 यहां बढ़ा, 300 यहां बढ़ा, बाकी दोनों तो सेम ही थे। तो ओवरऑल खर्चा जो बढ़ गया मेरा, वो 1500 का बढ़ गया। खर्चा कितने का बढ़ रहा है, 1500 का। अच्छा, इनकम कितनी बढ़ रही थी, 6000। तो 6000 इनकम बढ़ी है, खर्चा 1500 बढ़ गया है, तो मेरे पास सेविंग्स कितनी हो गई होंगी। तो 6000 में से ये 1500 माइनस कर दोगे अगर, तो 6000 में से माइनस कर दो 1500, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4500 हमारी न्यू सेविंग्स आ जाएंगी। तो याद रखो एक चीज को, कि इस पूरे पार्ट में सिर्फ वैल्यूज को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट था। भाई देखो, आप ये भी कर सकते हो कि इनको टोटल करके, सबका टोटल करके 18,000 में से माइनस कर लो, वो भी आंसर सेम ही आएगा। दूसरा, मैंने बस ये देखा कि इन दोनों का तो सेम ही था, इन दोनों की वजह से तो कोई खर्चा बढ़ा ही नहीं है। खर्चा तो बस यहां बढ़ रहा है, यहां 1200 बढ़ा, यहां 300 बढ़ा, तो टोटल 1500 खर्चा बढ़ गया। लेकिन हमारी इनकम कितनी बढ़ी थी, 6000। तो 6000 में से अगर 1500 खर्चा बढ़ रहा है, तो हमारी सेविंग्स कितनी बढ़ गई होंगी, 4500 रुपए सेविंग्स बढ़ गई। ठीक है, तो एक काम करना ध्यान से, तो अगर मैं इसका टोटल भी करके निकाल देता हूं, मैं दोनों तरीके से आपको निकाल के बता देता हूं, उस चीज में कंफ्यूज मत रहना। तो अगर मैं इसको हटा दूं, दोनों तरीके से देख लो, यहां टोटल करोगे कितना आएगा, तो 2 जीरो तो ये आ गए, ठीक है। उसके बाद 11 3 14, 2 16, पर 2 3 5 और
5 और 7 12, 12,600 का हम लोगों का टोटल खर्चा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, और यहां पर हमारी इनकम कितनी है? 18,000। तो यहां से अगर मैं माइनस करता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 0 0। 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 2 गया 5400 आ गया। तो अब ये मत समझना कि पिछला वाला गलत हो गया था, भाई वो इंक्रीज्ड सेविंग थी, इस चीज को समझो। ये वाली जो है ये टोटल सेविंग है, वो जो डाटा आया था वो इंक्रीज्ड सेविंग आई थी। मतलब अगर आपने देखा होगा तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सेविंग्स कितनी निकाली थी? 900। 900 पे अगर 4500, 900 पे अगर 4500 बढ़ रहा है तो टोटल कितना बढ़ गया होगा? तो 5400 ही तो हो गया। तो दोनों से आंसर सेम ही आना था, बट यहां से आप पूरा कैलकुलेट करके चलो, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो प्रॉपर कर लो। लेकिन अगर मुझे ये पता चल गया कि 4500 इंक्रीज हो रहा है, तो पहले 900 था तो अब 4500 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया होगा? 5400। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो जो आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कांस्टेबल की, जिनकी शिफ्ट्स आने वाले टाइम में आने वाली हैं, वो लोग इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला अपने तरफ से प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जाने वाले हैं एग्जाम में। थैंक यू।